नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके रेवोल्यूशन में। आज हम हमारी सीरीज़ के 8वें एपिसोड में आ गए हैं, जिसमें हम लूसेंट एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश सत्ता का जो विस्तार भारत में हुआ था, ठीक है। उससे रिलेटेड हम 170 से अधिक प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूची को सम्मिलित करना है, कौन सी घटना कब हुई थी और उस दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, पलासी का जब युद्ध हुआ था 1757 में, बंगाल का गवर्नर था रॉजर ड्रेक। ऐसे ही जब द्वैध शासन लागू किया गया था, देखिए, द्वैध शासन भारत में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू किया था। तो द्वैध शासन जब लागू किया गया था तो गवर्नर कौन था बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव। ऐसे ही बक्सर का युद्ध जब हुआ तो गवर्नर कौन था उस समय बंगाल का? वेंसी टार्ट। और जब बंगाल में अकाल पड़ा था तब जो गवर्नर था वो था कार्टियार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, पलासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, इंग्लिश जो ब्रिटिश सेना थी उसका जो हेड था उस समय वो था रॉबर्ट क्लाइव। तीसरा प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में किया था हेक्टर मुनरो ने, और पलासी के युद्ध में किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। चौथा प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का जो द्वैध शासन चला था ये 1765 से 1772 तक चला था, और फिर 1773 में आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि इसको समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1978 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1778 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। छठा प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो यहाँ पर देखिए, पहला नहीं होगा, यहाँ पर अंतिम होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी अंग्रेज़ों के साथ? जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तीसरा, उसको रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, जो जब्ती प्रणाली थी वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा की जो रचना की थी वो गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। 10वां प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू की गई थी वो 1853 के टाइम पर की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है फ्रेंड्स। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया खालसा पंथ का प्रवर्तन? वो किया था गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है फ्रेंड्स। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे हैदराबाद के निजाम ने, अवध के निजाम ने और मैसूर के राजा ने। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल के नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं को सही कालक्रम बताएं। तो देखिए, सिखों के गुरु को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन दास और फिर तेग बहादुर। तो ये इनका क्रम है। संगोली की संधि किनके बीच हुई थी? तो संगोली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में, और संगोली जो अभी स्थित है ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। सबसे पहले सतारा को अपने कब्जे में अंग्रेजों ने लिया था। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा का उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था जिन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो ठगी प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई थी? विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा और सती प्रथा दोनों ही विलियम बेंटिक के टाइम पर खत्म की गई थी।
वोडियार डैश के शासक थे, तो वोडियार जो थे ये मैसूर के शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो टीपू सुल्तान थे ये वोडियार वंश से ही संबंधित थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है। अगर बोलेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग था, लेकिन यहाँ पर पूछा है भारत का, तो वो विलियम बेंटिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगला प्रश्न क्या है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने 1773 में। ये आ जाता है ना। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने। पलासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों हुआ था? क्यों महत्व का था हमने ये बताना है। तो क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तो पलासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पूरा बंगाल अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था और वहीं से उन्होंने फिर पूरे भारत पर ही कब्जा किया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो उनका उद्देश्य था वो था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना वो चाहते थे, इसीलिए वो भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण डलहौजी ने अवध को अपने राज्य में मिला दिया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया था, इसको संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली की नींव पड़ी, ये पड़ी 1835 के मैकाले के मिनट से। जो मैकाले का जो बनाया गया था इसको शिक्षा आयोग के लिए। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित का सही कला अनुक्रम क्या होगा? तो इनका सही कलाक्रम क्या होगा? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेनिस्टार्ट, फिर वारेन हेस्टिंग और फिर कार्टियर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सफलता का राज था वो क्या था, आपने ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये तीनों ही उनकी सफलता के राज थे कि भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्र भावना की कमी थी, तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था। अगला प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, 1861 से लेकर 1862-3 के बीच में ये सारे काम हुए थे। ठीक है, आईपीसी की धाराएं ये सारे कब निर्धारित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम बेंटिक को। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध में स्वायत्त राज्य यानी कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए थे? तो किसने किया था युद्ध उस समय? शाह आलम द्वितीय ने। देखिए, मीर कासिम जो था ये बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम उस समय मुगल सम्राट था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के दौरान जो मुगल सम्राट था वो था आलमगीर द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वो था वारेन हेस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इनके बीच जो संघर्ष का प्रमुख कारण था वो था अंग्रेज़ों ने व्यापार छूटों का जो दुरुपयोग किया था, वो इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। पलासी के युद्ध में केवल सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे? तो वो सरदार कौन थे? एक था मोहनलाल और फिर मीर मदान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
बाकियों ने गद्दारी की थी। काल कोठरी की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये कहाँ घटी थी? तो ये जो घटना घटी थी ये कलकत्ता में घटी थी 1757 में। ठीक है फ्रेंड, 1756 में, जिसकी के जो कि प्लासी के युद्ध का एक मुख्य कारण था। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि की कथन है? तो किस बांग्ला कवि कथन ने ये कहा था? नवीन चंद्र सेन ने ये कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैध को डाकुओं का राज्य की संख्या दी है? देखिए 1765 से 1772 को जो काल था ये द्वैध शासन का काल था। इसको डाकुओं का राज्य कहा है किस इतिहासकार ने? के.एम. पाणिक्कर ने। ठीक है फ्रेंड्स, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी यानी कि घेरे की नीति किसने अपनाई थी? तो घेरे की नीति अपनाई थी वारेन हेस्टिंग ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान बनाया था? तो बिहार का नायब दीवान किसे बनाया था? शिताब राय को, राजा शिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा था किससे मिला था? शाह सुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराने वाला कौन था? टॉम आयरकूट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपने यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड हेस्टिंग और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सही हैं। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध स्थायी बंदोबस्त से है, वेलेजली का सहायक संधि से है, और विलियम बेंटिक का जो 1829 का 17वां रेगुलेशन था उससे है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने की थी खुसरो की सहायता? गुरु अर्जुन देव ने, जिनको बाद में जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, कौन सा युद्ध था? तो कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में लड़ा गया था। अगर बंगाल में बोले तो बंगाल में प्लासी का युद्ध, अगर पूरे भारत की बात करें तो बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो किस मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह? तो इनका संबंध था सुकर चकिया से। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर लेकर आया था मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये नांदेड़ है। ठीक है, नांदेड़, तो नांदेड़ माना जाता है गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि के द्वारा के कारण सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 के युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम पर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ कर दिया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ कर दिया था प्लासी के युद्ध ने। देखिए स्थापित हुआ था बक्सर के युद्ध से, लेकिन अंग्रेजों का जो शासन शुरू होना हो गया था वो प्लासी के युद्ध से हुआ था। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रिटिश सत्ता को यहाँ पर प्रारंभ करना शुरू कर दिया था, वो कौन था? प्लासी। पूरे भारत में स्थापित किसने कर दिया था? स्थापित कर दिया था बक्सर के युद्ध ने। डिंडीगुल क्या है? तो आपने बताना है डिंडीगुल क्या है। तो डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड, मुर्शिदाबाद से वापस कलकत्ता लेकर आ गए थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मीर कासिम मुर्शिदाबाद ले गया था। ठीक है, मुर्शिदाबाद मुंगेर वहाँ ले गया था। ठीक है, वहाँ से वापस कौन लेके आया? वारेन हेस्टिंग।
किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो 1773 को जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत वारन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। किसके समय में कलकत्ता में पहला न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो प्रथम न्यायालय जो कलकत्ता में बना था वो किसके टाइम पर स्थापित हुआ था? वारन हेस्टिंग के टाइम पर। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वारन हेस्टिंग के टाइम पर, ठीक है, 1784 में, और इसी के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया था। अगला है, सूची को सम्मिलित करना है, इनमें से कौन सी घटना कब हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, सही है, आपने ये बताना है। तो देखिए, एक तो जो 1790 से 1792 में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, ये वाली घटना का यहाँ पर सम्मिलित सही है। और ये वाली 1824 से 26 के बीच पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं, आपने ये बताना है। तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामराव के बाद बने थे, तो ये बिल्कुल सही है। और गुरु अंगद ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार करना है कि इनका कैसे कैसे विलय हुआ था ब्रिटिश शासन में, ठीक है, यानी कि पहले किसका हुआ और फिर बाद में किसका हुआ। तो सबसे पहले सतारा का हुआ, फिर संबलपुर का, और अंत में झांसी का विलय होता है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो किसने स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने, ठीक है फ्रेंड्स। नेपोलियन बोनापार्ट का ये मतलब उसके ये जो जैकोबिन क्लब था उसका वो सदस्य भी था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम पर हुआ था? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम विस्तार हुआ था वो डलहौजी के टाइम पर हुआ था। सूची को सम्मिलित करना है, कौन सी घटना कब घटी थी उसके अकॉर्डिंग इनको लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1775 में क्या हुआ था? 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, करेक्ट कर लेते हैं इसको। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। 1824 में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन से कौन संबंध था, किसका संबंध था, यहाँ पर आपने बताना है। तो कर्नल स्लीमैन का संबंध ठगों के दमन से था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, भारत का। अगला प्रश्न है, उत्तरवर्ती मुगल शासक और उनकी उपाधि के नाम यहाँ पर बताने हैं कि किस मुगल शासक की उपाधि कौन सी थी। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और मोहम्मद शाह द्वितीय को जफ़र के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज़्ज़म किस नाम से मुगल राज्य सिंहासन पर बैठा था? तो मोहम्मद मुअज़्ज़म जो था ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल राज्य सिंहासन पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वो किसकी सहायता से सम्राट बना? किसकी सहायता से बना था? जुल्फ़िकर खान की सहायता से, ठीक है। फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियार जिसको घृणित कायर भी कहा जाता है, ये सैयद बंधु जो थे उनकी सहायता से ये मुगल बादशाह बना था। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, शासक निर्माता जिनको कहते हैं। सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो किस मुगल सम्राट की हत्या कर दी थी? फर्रुखसियार की, ठीक है फ्रेंड्स, फर्रुखसियार की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो इन्होंने किस किस को बादशाह बनाया था? फर्रुखसियार को इन्होंने बादशाह बनाया, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीदुद्दौला और मोहम्मद शाह, इन चारों को ही सैयद बंधुओं ने सम्राट बनाया था, इसलिए इनको सम्राट मेकर भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का जो पतन हुआ था वो मोहम्मद शाह के टाइम पर हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो किस मुगल बादशाह का जो मूल नाम था वो रोशन अख्तर था, वो था मोहम्मद शाह रंगीला का।
अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो किसके टाइम पर ये स्वतंत्र हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने भारत में 1739 में आक्रमण किया था। उस समय जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो शाहजहां ने तख्ते ताउस बनाया था, पिकॉक जो हॉर्न बनाया था उसने, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को? तो हमने बता दिया नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? उस वक्त मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुए थे? तो किस मुगल शासक के काल में हुए? शाह आलम द्वितीय के टाइम पर। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इनमें से किसका नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का जो रियल नाम था वो अली गौहर था। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? तो कौन सा था वो? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में? ठीक है फ्रेंड, ये किसने कहा था? कौन इसका जिसने इसकी रचना की थी? तो वो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, सूची को यहाँ पर सम्मिलित करना है, राज्य और उनके संस्थापक कौन थे? ठीक है फ्रेंड, तो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली जफर खां या कि मुर्शिद अली खां। फर्रुखाबाद का जो संस्थापक था वो था मोहम्मद खां बख्श। कर्नाटक का सादत उल्ला खां। और अवध का जो था वो था मीर मोहम्मद अमीन सादत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची राज्य के और उनके संस्थापकों को मिलाना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हैदराबाद की रचना, हैदराबाद का जो संस्थापक था वो था मीर कमरुद्दीन चिनकिलीच खान। ऐसे ही रोहिलखंड की जो स्थापना की थी वो अली मोहम्मद खान ने। भरतपुर की स्थापना बदन सिंह ने की थी और मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर किस राज्य के शासक कहलाते थे? अवध के। ठीक है फ्रेंड्स, अवध के जो नवाब थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ग्रामीण जाटों को सैनिक संगठित के रूप में संगठित किया था चूड़ामणि ने। निम्नलिखित में से किसने जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जाटों का अफलातून? सूरजमल को। मुर्शिद कुली जफर खान को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? तो किससे मिली थी? फर्रुखसियार से। ठीक है फ्रेंड्स, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था बहादुर शाह मुर्शिद कुली जफर खान ने। ठीक है फिर, जो मुर्शिद कुली खान था इसने ही बंगाल की स्थापना की थी और इसी ने मुर्शिदाबाद की स्थापना करी और ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी को इसी ने बनाया था। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का पहला कारण क्या था? तो जो पहला कारण था वह था मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खान और ब्रिटिश कंपनी अलग अलग व्याख्या की थी उसने। ठीक है, यानी कि कंपनी को अलग अधिकार दे दिए थे और जो दीवान था वहाँ का, जो मुर्शिद अली खान था, इसको अलग अधिकार दे दिए थे, जो इनके बीच विवाद का कारण बना। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? तो किसने दी थी यह? मोहम्मद शाह रंगीला ने। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? यदि न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो काट काट कर प्राण ले सकती हैं। तो किसने यह तुलना की थी? तो यह की थी अलवर्दी खान ने। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? यह किसने कहा था? अलवर्दी खान ने। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल
बाहर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। तो किसने कहा था ये कहा था अलवर्दी खान ने। वो कहता था कि वो निकाल तो सकता है, लेकिन फिर समुद्र में ही आग लग जाएगी। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज़ों, फ्रांसिस और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, सबसे पहले उसका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये किसने अपने उत्तराधिकारी से कहा था? अलवर्दी खान ने। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? तो आपने बताना है सिराजुद्दौला और इनके बीच विवाद का कारण क्या था? अंग्रेज़ों ने कलकत्ते की किलाबंदी की, अंग्रेज़ों ने फ्री पास का जो था उसका दुरुपयोग किया, और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों का शरण देना। ये तीनों ही कारण थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच विवाद के। अगला प्रश्न है, सूची को यहाँ पर सम्मिलित करना है, घटना और उसकी घटने वाली तिथि को। ठीक है फ्रेंड्स, कलकत्ता, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार कब हुआ था? 15 जून 1756 को। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 को घटित हुई थी। अलीनगर की जो संधि हुई थी ये 9 फरवरी 1757 को हुई, और पलासी का युद्ध जो था ये 23 जून 1757 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मोहम्मद शाह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जिम्मेदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो देखिए, क्लाइव की जागीर कहा जाता था 24 परगना। 24 परगना को क्लाइव की जागीर कहा जाता था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप ना करें वहाँ पर। ठीक है, इसलिए उसने राजधानी स्थानांतरित की। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो किस बंगाल के नवाब ने यह शिकायत की थी? मीर कासिम ने की थी। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों को ख़त्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ठीक है, किसने किया था ये किया था मीर कासिम ने। उसने अंग्रेज़ों के अलावा जितने जो भी भारतीय वहाँ पर व्यापारी थे उन सभी के लिए करों को माफ़ कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, क्लाइव एवं मोहम्मद शाह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि किनके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा की संख्या किसे दी गई? तो कर्नल क्लाइव का गधा किसे कहा जाता था? मीर जफ़र को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया? तो किसने किया था? मुबारक दौला ने। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, यह कि वह सोने की एक ऐसी थाली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए यह शब्द कहे गए हैं? ये कहे गए हैं मीर जाफ़र के लिए। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? हैदर अली ने। किसकी सहायता से? फ्रांसिस की मदद से। जो फ्रांस थे उस समय, फ्रांसिस की शक्ति जो उस समय भारत में फ्रेंच, उनकी सहायता से। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो किसने यह घोषणा की थी? हैदर अली ने। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित करना है, आंग्ल मैसूर युद्ध को यहाँ पर बताना है, किसके साथ कौन सी संधि घटित हुई थी। ठीक है, तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें मद्रास की संधि हुई। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई जिसमें हैदर अली मारा जाता है। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 121वां प्रश्न, सूची को युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पर इसको सम्मिलित करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ था
दूसरे में जनरल आयरकूट, तीसरे में जनरल मेडोज और चौथे में जनरल स्टुअर्ट था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई और टीपू सुल्तान की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य मंगलौर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या है? तो किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड मैकीरेने ने। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ? ठीक है, एक आपने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है जो उसके तहत हुआ था। तो पहला कथन कि टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा, ये सच था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ये भी सच था। तीसरा वाला गलत है कि ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, तो ये वाला कथन गलत है। और चौथा कथन कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज़ों के पास रखना भी उसको स्वीकार करना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो उसने इन सभी देशों के साथ संपर्क स्थापित किए थे, फ्रांस के साथ, अरबों के साथ, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। ठीक है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन उसके बारे में सच है। तो इसके बारे में ये सभी कथन यहाँ पर सच है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें कौन कौन शामिल थे? त्रावणकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर ए। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, सभी के सभी सही हैं। देखिए, इस युद्ध के दौरान, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, बिल्कुल सच है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के जो अधिकांश प्रदेश थे उनमें अंग्रेजी राजा का विलय हो गया। कौन से युद्ध से? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध से। और अंतिम क्वेश्चन, जो अंतिम कथन है कि वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई, तो ये भी कथन सच है। किसने कहा था, मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता? यह कथन किसका है? तो यह कथन था टीपू सुल्तान का। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने यह कहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी था, ये बिल्कुल सही बात है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव थे, ठीक है, उनका मूल नाम क्या था? लहड़ा था, ये भी बात सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया था, तो ये कथन भी सही है। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखी, गुरु की गद्दी को वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया और शहजादे खुसरो की मदद की जिसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और जहांगीर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो किस सिख ने किया था ये शुरू? गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो कौन सी थी? धोखेबाजी का। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपने ये बताना है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है? ठीक है फ्रेंड्स, सभी के सभी कथन यहाँ पर सच हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ठीक है, ये किस सिख गुरु ने कहा था? ये कहा था तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी कि बकला के बाबा कहा जाता था? तो किस सिख गुरु को कहा जाता था? तेग बहादुर को। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, सभी कथन सही है। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। आनंदपुर में उन्होंने गुरु निर्वाचित किया गया। 1699 में खालसा का आदेश उन्होंने जारी किया और उन्होंने पाहुल प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पाहुल प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं इनमें से कौन कौन सी हैं, तो सभी की सभी गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। किसने मुकलेशपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था, तो किसने बनवाया था, ये बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, तो किस मुगल बादशाह ने यह आदेश दिया था, फर्रुखसियार ने। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी, तो खालसा दल की स्थापना की थी कपूर सिंह ने। ठीक है फ्रेंड। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उन्होंने उनके द्वारा विजित स्थानों को कलाक्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, कौन सा युद्ध उन्होंने कब जीता ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लाहौर जीता, फिर अमृतसर जीता, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर उन्होंने जीता। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो लाहौर में जब वो जीते तो उन्होंने उसके बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई, तो किस अभियान से हुई थी, अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे, तो इन्होंने किससे छीने थे, इन्होंने लाहौर और अमृतसर को भंगी से। सूची को सुमेलित करना है। 147वां प्रश्न है, अमृतसर की संधि के समय कौन था, लॉर्ड मिंटो। रोपड़ की संधि के दौरान कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और त्रिपक्षीय संबंध में कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन, विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल हैं, कौन शामिल हैं इसमें, वंतुरा, अलार्ड, कोट और गार्डनर और एविटेबल, इन सभी को उसने अपने सेना में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर सी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, तो सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था, तो पंजाब का शासक था दिलीप सिंह। 152वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको सूची सम्मिलित करनी है, कौन सी संधि किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर डी कोई भी इनमें से सम्मिलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, लाहौर की संधि 1846 में, भैरोवाल की संधि भी 46 में, और पंजाब का विलय हो गया था 1849 में। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड एलन ब्रो, 1843 में। ठीक है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है वो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार लगाना है, तो कौन सा अनुसार है, पहला सबसे पहला हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पूना के पेशवा। ऑप्शन नंबर ए। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, तो किसने कहा था, लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा, स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने और कंपनी उनकी सहायक बनी, तो किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है या कौन था, तो कौन था सहायक संधि का जन्मदाता, डुप्ले। ठीक है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया, तो किसने प्रदान किया था, यह लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, पिंडारियों का दमन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, लॉर्ड एमहर्स्ट ने। ठगों का दमन किसने किया था, तो ठगों का जो दमन किया था वो किया था विलियम बेंटिक ने। और मैकाले की जो शिक्षा नीति आई थी वो विलियम बेंटिक के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सूची यहाँ पर सम्मिलित करनी है, किसके टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया था, चार्ल्स मेटाकैफ ने। पहला आंग्ल मैसूर जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था कब हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब, तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन किसने बैन लगाया था, लॉर्ड डलहौजी ने, कि आप किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकते हो, अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस पर ब्रिटिश शासन का अधिकार होगा। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाला राज्यों का कालक्रम अनुसार आपने बताना है कि सबसे पहले कौन सा राज्य गया था, तो सबसे पहले सतारा गया, फिर संबलपुर, फिर जैतपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर। ऑप्शन नंबर ए।
संगौली की संधि कब घटित हुई थी? तो संगौली की संधि हुई थी 1816 में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1824 में, दूसरा हुआ था 1852 में और तीसरा हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट क्लाइव, इन पर कथन को आपने चेक करना है कौन सा कथन सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो केवल दूसरा वाला सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ थी यह आपने बताना है, लाहौर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगला प्रश्न है, केरल के मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये सही नहीं है। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से कौन सा एक सही है यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसने भारतीय राज्यों का राज्य सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ तो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था? हैदर अली। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब पलासी का युद्ध लड़ा गया तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट 170 से ज़्यादा प्रश्न, 171 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में देखा। ब्रिटिश सत्ता का कैसे कैसे यहाँ पर विस्तार हुआ हमने उनको इस वीडियो में देखा। एपिसोड हमारा ये 8 था। अगले एपिसोड में हम लेके आएंगे कि ब्रिटिश का जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो लूसेंट के MCQs है उनको हम लेके आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं 1 से लेकर 7 तक, तो उनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।